हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 12th स्टैंडर्ड ओसी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अगले पार्ट के बारे में, जहां पर आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि एफडब्ल्यू टेलर साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट किए थे, जिसकी मदद से हम साइंटिफिकली डेटास का इस्तेमाल करके साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए थे। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अब ये टेक्निक का मतलब क्या होता है कि ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड ऐसी टेक्निक्स है जिसको हम काम पर लाकर, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत लाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला टेक्निक है वर्क स्टडी। आप जो काम कर रहे हो, आप जो काम देने वाले हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी स्टडी करना। बिफोर असाइनिंग द वर्क to the available workforce, proper work study should be done by the management। कोई भी काम सौंपने से पहले, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज, अपने सबऑर्डिनेट्स को काम सौंपने से पहले मैनेजमेंट उस वर्क को क्या करे, स्टडी करे। अब वर्क को स्टडी करने का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है सर? द वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड systematic and critical assessment of the various activities or functions। Work study is based on the techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study। मतलब क्या, कोई भी काम सौंपने से पहले आप उसको देख लो कि आपको कितना समय लग सकता है, कितना समय लगना चाहिए, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं, उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे करने के लिए, वर्क स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी गई है। उन टेक्निक का नाम है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैटिग स्टडी। अब ये चार स्टडी एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम स्टडी की। It is the technique of observing and recording the time taken by an employee to complete a given task। यानी एक काम को करने के लिए आपके एम्प्लॉय ने कितना समय लिया, उसे आप क्या करो, रिकॉर्ड करके रखो। With the help of the time study, the precise time required for each element of work is determined। It is a technique used for fixing the standard time required to do a particular task under the given conditions। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप जान सकते हो कि किसी भी काम को करने के लिए आपका स्टैंडर्ड यानी प्री डिटरमाइंड टाइम क्या होगा। इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। और इसे आप देख सकते हो कि आपके एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या है और आप उस काम को कंट्रोल भी कर सकते हो। एक सिंपल और सबसे सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। आपके घर में आपकी मम्मी आपके रिलेटिव को या आपके बहन को या आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रही कि बेटा एक काम कर, चावल बना दो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा, चावल। मम्मी ने बोला चावल आप कुकर में बना दो, तो कुकर में कितनी सीटी बोलना है वो आपको पता होता है। 3 सीटी बोलना है, 2 बोलना है, 1 बोलना है, मम्मी को पता होता है। मम्मी गाइड कर देती है एंड मम्मी को पता होता है कि कितना टाइम लगने वाला है चावल बनने में। ठीक है, तो जो टाइम लगने वाला है इट इज माई एस्टिमेटेड टाइम, कि मम्मी को पता है घर का काम करने के लिए 3 घंटे का समय काफी है, मम्मी को पता है चावल बनने के लिए 15 मिनट का समय काफी है, मम्मी को पता है झाड़ू पोछा करने के लिए आधा घंटे का समय काफी है। तो इट इज द एस्टिमेटेड टाइम। दूसरा, काम देने के टाइम पे मम्मी को पता है कि एस्टिमेटेड टाइम के स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अब आपने वो काम कितने मिनट में किया, कम ज्यादा, तो उससे मम्मी को पता चलता है कि आपकी एफिशिएंसी लेवल कितनी है। आपने काम समय पर कंप्लीट किया मतलब आपकी एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छी है। आपने काम अंदर मतलब आधा घंटे की जगह पे आपने वो काम 20 मिनट में कर लिया, मम्मी बोले बहुत फास्ट है। और आपने आधे घंटे का काम 40 मिनट 50 मिनट, तो मम्मी बोले बहुत आलसी है। ये सिंपल एग्जांपल है किसी भी तरीके की टाइम स्टडी के लिए, कि समय के हिसाब से आपकी स्टडी काउंट की जाती है ताकि उससे आपकी एफिशिएंसी पता चलती है।
दूसरी टेक्निक है मेथड स्टडी। कौन सी स्टडी? मेथड, कि आप किस मेथड का क्या कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। टास्क कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। For best quality and cost effectiveness, identifying the best method of doing a particular job is very important by challenging for task for the manager। यानी आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करो लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें ज्यादा खर्चा, यानी जितना कॉस्ट हमने डिटरमाइन किया, जितना खर्चा हमने डिटरमाइन किया उससे उतना या उसके अंदर हो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, बट ये एक चैलेंजिंग जॉब हो जाता है मैनेजर के लिए। अगर हम बेस्ट मेथड को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या फायदा है? उसका सबसे पहला फायदा है कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है, टाइम सेविंग। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका ना ही रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, और साथ ही साथ आप अपनी यूटिलिटी, जितने भी रिसोर्सेज आपसे कनेक्टेड है उसकी यूटिलिटी को अच्छा बोलते हैं ना, इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द मेथड ऑफ हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, शॉर्टेज एटसेट्रा। तो ये आपको मदद करता है कि आप रॉ मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करते हो, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करते हो, इंस्पेक्शन किस तरीके से करते हो, स्टोरेज कैसे करते हो, एटसेट्रा। अभी एक एग्जांपल यहां पर सिंपल देने की कोशिश मैं करता हूं, ठीक है। मान लो देश के अंदर वैक्सीनेशन चालू है। अब वैक्सीनेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? पहला, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि 45 और 45 प्लस के लोगों को हम क्या करेंगे, पहले चरण में वैक्सीनेशन देने का काम करेंगे। दूसरा, हमने 1 मई से 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में जो लोग आते हैं, जो युवा है, हम उनको वैक्सीनेशन देने का काम करेंगे। बट यहां पर जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, इसका मतलब 18 से 44 के बीच में आपने वैक्सीनेशन स्टार्ट करने का बोल तो दिया, बट ऑल ओवर इंडिया में देयर आर ओनली फ्यू सिलेक्टेड सेंटर जहां पर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो रहा है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो। तो यहां पर आपकी सबसे पहली बात क्या है कि आपने मेथड तो सोच लिया, बट उस मेथड में आपने अडॉप्शन तो कर तो लिया कि हाँ हम पहले चरण में ये करेंगे, दूसरे स्टेप में ये करेंगे, थर्ड स्टेज में ये करेंगे, बट उसमें आपकी इफेक्टिवनेस दिख नहीं रही है। मतलब देयर इज अ लैक ऑफ अडॉप्शन ऑफ मेथड, यानी आपने सही मेथड को शायद नहीं चुना है। तो यहां पर आप उसी तरीके से वैक्सीन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए हमें वैक्सीन को किस तरीके से लेकर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, हमारा वैक्सीन डैमेज नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको किस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर में लेकर जाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। मेथड क्या होना चाहिए, हैंडलिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड आता है मोशन स्टडी। थर्ड क्या आता है? मोशन स्टडी। The study of required motion means movement of an employee as well as machine while completing a particular task is very important. It is helpful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. It also helps in improving the efficiency of the employee. Motion technique is used to know whether some element of a job can be eliminated or their sequence can be changed for smooth flow of task. स्टडी ऑफ मोशन मतलब क्या? किसी भी काम को करते समय कभी कभी आपको सीक्वेंस चेंज करना पड़ सकता है, या किसी एम्प्लॉइज को आपको उसका पर्टिकुलर जॉब से निकाल के दूसरे जॉब पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मटेरियल का या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज की क्या अहमियत है उस पर्टिकुलर जॉब पर। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल, किसी भी गाड़ी को डिजाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर डिजाइनर होगा जो गाड़ी की स्केच बनाता है, लेकिन गाड़ी की स्केच बनाने वाला इंसान क्या गाड़ी सच में बना सकता है? नहीं, उसके लिए आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इंजीनियर्स गाड़ी के डिजाइन को सही शक्ल देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आप ऑटो मैकेनिक या ऑटो इंजीनियर्स के पास जाते हैं जहां पर वो उसके पार्टिकल्स एंड इंजिन्स बनाने का काम करते हैं, एंड बाद में उसकी वॉशिंग वगैरह करने के लिए अलग। तो जो पर्टिकुलर
यानी हम ऐसा बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर काम में 3 लोग इन्वॉल्व है, एक तो स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर और एक सेमी स्किल्ड लेबर। स्किल्ड मतलब आर्किटेक्ट हो गया, या हम बोल सकते हैं ऑटो इंजीनियर्स हो गए। ये जो इंजीनियर्स है वो स्किल्ड वर्कर्स है, ठीक है। एक होता है अनस्किल्ड, जिसे सिर्फ स्क्रू टाइट करना आता है, गाड़ी धोना आता है, साफ सफाई करना आता है, ये अनस्किल्ड। और एक होता है सेमी स्किल्ड, जिसको पता है कि कौन सा पार्ट कहां पे लगने वाला है और उसको फिट करने का काम आता है। तो ये 3 तरीके। तो हम जिस पर्टिकुलर वर्क में काम कर रहे हैं तो हमें उसकी प्रेजेंस पता है कि अगर आज गाड़ी की डिजाइन मॉड्यूल बनाने का काम है तो वहां पे सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड का कोई काम नहीं है, तो भाई उसको हम लोग कहीं और काम पर शिफ्ट कर सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं मोशन स्टडी, ताकि हमारा जो काम है उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है कि लंबा लंबा समय, मतलब किसी भी काम को करने के लिए लॉन्ग वर्किंग आवर देना, लेकिन उसमें कोई ज्यादा ब्रेक ना हो, टारगेट का प्रेशर ज्यादा होता है, वर्किंग टूल्स का ज्यादा, बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल्स का टेंशन होता है, वर्किंग कंडीशन पुअर होती है, जिस वजह से आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के ऊपर उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं फैटिग। ये मतलब वर्क प्रेशर बोलते हैं मैं, आपके घर पे भी होगा कि अगर आपके बड़े या आपके भाई बहन या मम्मी पापा में से कोई जॉब जाता है, जॉब पर जाता है, तो उन्हें भी पता वर्क प्रेशर क्या होता है। बॉस ने बोला आज आपको इतना टारगेट कंप्लीट करके जाना, आपका 8 घंटे का वर्किंग है लेकिन आपको 18 घंटे लग रहे हैं, तो आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो फैटिग स्टडी का मतलब यही है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का वर्क प्रेशर नहीं बनना चाहिए। तो वर्क प्रेशर ना बनने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने एम्प्लॉय और अपने मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने के लिए स्ट्रैटेजीज को क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टेक्निक की तरफ जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। मतलब हमारे पास जो टूल्स एंड इक्विपमेंट है ना, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट वर्क प्लेस, Taylor advocated standardization of tools and equipment. Standardized working environment and method of production helps to reduce spoilage and wastage of material, cost of material, fatigue among the workers, and it improves quality of work. अगर हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जो भी टूल्स हमारे अवेलेबल है, वो अच्छे कंडीशन में है, स्टैंडर्डाइज कंडीशन में है, हम अच्छी तरीके से उस मेथड को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, तो हमारा वेस्टेज नहीं होगा, हमारे पास कोई स्पॉइलेज नहीं होने वाला है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहेगा, हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर, हमारे वर्कर्स के ऊपर किसी भी तरह का अनड्यू प्रेशर क्रिएट होने वाला नहीं है, जिस वजह से हमारा जो काम होगा वो क्वालिटी के साथ निकल के आने वाला है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने गाड़ी देखी होगी, बाइक देखी होगी, और बाइक में कैसा, अगर नई बाइक है तो आपको उसमें कोई तकलीफ आती है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें सारे इक्विपमेंट अच्छे हैं, सारे की सारी चीजें अपग्रेडेड है और नया है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होनी शुरू होती है, उसमें आवाज आना शुरू हो जाता है, तो आपको उसको क्या करना है, टाइम टू टाइम मेंटेन करना है, ऑयलिंग बरोबर करना है, आपको ब्रेक उसमें टाइम टू टाइम रिपेयर करना है, कुछ समय के बाद आपको टायर भी चेंज करना पड़ता है, तो आपको उसमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लो आपने उसको मेंटेन नहीं किया, चलते चलते रास्ते में गाड़ी रुक गई, तो आपको वही किक मार के चालू करनी पड़ेगी, नहीं चालू की तो धक्का मार के जाना पड़ेगा, तो वो अनड्यू आपको क्या होता है, प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो इसीलिए हमें सारी चीजें, जितने भी हमारे मशीनरी वर्क्स है, जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे वेस्टेज भी कम होता है और साथ ही साथ हमारे ऊपर जो वर्कर्स काम करते हैं उसमें अनड्यू प्रेशर भी नहीं आता। नेक्स्ट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। मतलब टेलर क्या कहना चाहता है, टेलर कहता है कि भाई साहब, हम एक दिन में आपको कितना काम करना है ये फिक्स कर देते हैं। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्क much below their capacity. By using the technique, employees will complete the task according to the standards given and management can keep the proper control on optimum utilization of workforce. मतलब यहां पर मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, मैनेजमेंट बोलता है कि चलो आज आप काम पे आ गए, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज आपका टारगेट ये है भाई साहब, ए आपका ये टारगेट है, बी आपका ये टारगेट है, सी आपका ये टारगेट है। तो यहां पर आते ही आपको एक काम पकड़ा दिया गया, वो स्टैंडर्ड काम है। अब काम जब शाम का समय खत्म होगा तो आपसे उसकी रिपोर्टिंग मांगी जाती है। तो अगर आपने वो काम कंप्लीट कर दिया
तो आपका एफिशिएंसी लेवल अच्छा है, आप स्टैंडर्ड का, तो एक क्राइटेरिया बन जाता है कि आपको काम कैसे करके लेना है। तो ये एक टेक्निक के तहत हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉय अपना जो टास्क है वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर कर पाते हैं या नहीं, और उनका किसी भी तरीके के बोलते हैं ना वेस्टेज नहीं हो रहा है, यूटिलाइजेशन तो प्रॉपर हो रहा है नहीं वर्कफोर्स का, वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है। तो हम पहले से ही टास्क को क्या करते थे, सेट कर देते हैं, टारगेट को सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। Management can select right person for the right job by using the scientific selection procedure. It needs to fix job specification as per the requirement. Management क्या करता है, सही समय पर सही इंसान को सही काम दे दो, उसको करने के लिए आपको साइंटिफिक प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जॉब की फिक्सिंग होनी चाहिए, जॉब दे दिया जाए, जॉब का स्पेसिफिकेशन उसकी काबिलियत देख के ही दी जानी चाहिए। Employees are selected according to predetermined standards in an impartial way. मतलब एम्प्लॉयज को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं पहले के, उसको देखते ही हम इम्पार्शियल यानी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करते हुए उसे जॉब पर रखा जाता है। आफ्टर सिलेक्शन मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। और उसके सिलेक्शन के बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसे वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे जिसके तहत वो अपनी एफिशिएंसी को अच्छी तरीके से निखार सकता है, उसको इंप्रूव कर सकता है। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का पॉइंट क्या कहता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग जो होता है वो इंप्लीमेंटेशन से डिफरेंट होता है। दैट में प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल एंड एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। मतलब प्लानिंग कोई और कर रहा है और उसको एग्जीक्यूशन में कोई और ला रहा है और एग्जीक्यूट कोई और कर रहा है। मतलब प्लानिंग करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन करवाने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट, डायरेक्शन देने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और काम करने का काम, ठीक है, काम करने की जिम्मेदारी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। तो यहां पर तीन डिफरेंट लेवल, तीन अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। Thus, every worker will be supervised by two different set of supervisor. इसीलिए जो भी वर्कर है उनको सुपरवाइज करने के लिए दो अलग अलग सुपरवाइजर की जरूरत है, एक जिसने प्लानिंग की और एक जो काम को एग्जीक्यूट करवा रहा है। He recommended total 8 foremen to control the various aspect of production. उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके के प्रोडक्शन की लेवल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 8 लोगों की जरूरत होती है। दे आर कैटेगराइज एज फॉलोज। अब उन्होंने क्या कैटेगराइज किया, देखो 8 लोगों को। पहला उन्होंने कैटेगराइज किया प्लानिंग लेवल पर। प्लानिंग लेवल पे आप 4 लोगों को अपॉइंट करो। पहला जो बंदा होगा वो रूट क्लर्क होगा। रूट क्लर्क का काम क्या है, टेल्स हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर, कि वो बताएगा कि एक मशीन का काम दूसरी मशीन किस तरीके से करती है, दूसरी मशीन का काम तीसरी मशीन कैसे करती है। सेकंड क्लर्क का काम होगा दैट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क, जिसका काम होगा कि काम करने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस देते रहो और उस इंस्ट्रक्शंस को आप रिकॉर्ड करते रहो। तीसरा बंदा होना चाहिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो काम करने का की स्पीड, ठीक है, काम की करने की स्पीड, काम कब कंप्लीट हुआ और उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगा है उसको डिटरमाइन करने का काम करता है। एंड फोर्थ जो बंदा होगा वो डिसिप्लिन चेक करेगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे या नहीं। प्लानिंग पर टोटल 4 लोगों को अपॉइंट करना है। सेकंड, इंप्लीमेंटेशन लेवल पर भी आपको 4 लोगों को अपॉइंट करना है। पहला गैंग बॉस, जो देखता है कि काम एक्चुअली में हुआ है या नहीं। दूसरा होता है स्पीड बॉस, वो जो उसका काम होगा कि काम हुआ है लेकिन कितने टाइम में हुआ है वो चेक करने का काम स्पीड बॉस का है। थर्ड बॉस होगा रिपेयर बॉस, जिसका काम है सिक्योरिटी और मेंटेनेंस देखने का काम, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस हैंडल करने का काम। और चौथा जो होगा वो होगा इंस्पेक्टर, इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, जिसका काम होगा कि एज पर स्टैंडर्ड हम लोगों ने काम करवाया है या नहीं। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अब डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान का मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड ये पॉइंट है, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड ये टेक्निक है
क्या कहता है, रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेंड अ स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब रेम्यूनरेशन हम इस तरीके से डिसाइड करें कि कोई भी वर्कर, एक एवरेज वर्कर भी होगा ना, उसको जो काम दिया गया एटलीस्ट वो उतना तो करे, ताकि उसकी पगार, बता कोई भी एम्प्लॉयर क्या सोचता है कि ये बंदा आया है 8 घंटा जिंदगी के दे रहा है एक दिन में, तो अगर ये मेरा इतना काम भी करेगा तो इसकी पगार खुद निकल जाएगी। वो उसका मैनेजमेंट का थिंकिंग है। तो स्टैंडर्ड जो काम दिया गया, अगर वो एम्प्लॉयर एवरेज वर्कर आके वो काम उतना भी करके जाता है तो इसका मतलब उसका रेम्यूनरेशन छूट गया। Taylor suggested that differential piece wage rate system. Higher rates are offered to the employee who completed the work more than the standard quantity under the system. On the other hand, if the employee is performing below the standard, he shall be given lower rate of wages. उन्होंने क्या कहा, टेलर साहब ने बोला कि हम 2 रेट डिसाइड करते हैं। जो अपनी एफिशिएंसी से पहले काम करेगा, मतलब आप अगर 10 घंटे में कोई काम करते हो, अगर आपने 10 घंटे के पहले काम कर लिया ना, तो हम आपको ज्यादा पगार देंगे, हाई रेट पे, हाई रेट ऑफ इंसेंटिव देंगे, हाई रेट ऑफ वेज देंगे। लेकिन अगर आपने अपने स्टैंडर्ड से 10 घंटे का काम 12 घंटे में कर रहे हो तो भाई आपकी पगार कटेगी, लोअर वेज ऑफ रेट। तो दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉय टू अटेंड हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस रेम्यूनरेशन एट हायर रेट। तो इससे क्या होगा, वर्कर को समझ में आएगा, अरे 10 घंटे का काम मैं 8 घंटे में करूं, 7 घंटे में, कोई 6 घंटे में करता तो मुझे ज्यादा रेट पे मिलेगा, ज्यादा वेजेस मिल सकता है। तो वो अपनी एफिशिएंसी से कई हद तक बढ़कर कोशिश करता है जल्दी से जल्दी काम करने का। तो ये टेक्निक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करती है। डिफिकल्टी, उम्मीद करता हूं कि आपको इस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, शेयर करोगे तो भाई चैनल पे जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे उतना हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, हमारी फैमिली उतनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लेक्चर डेली बेसिस पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।